हाँ जी, देखो इधर ध्यान से एक छोटी सी चीज जो हम समझते हैं, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज स्फीयर्स हैंग बाय रोप्स। एक मिनट के लिए इसको ध्यान से समझेंगे, छोटा सा टॉपिक है, कई बार इस पर सवाल पूछते हैं, ध्यान से सुनने की जरूरत है। क्या है? ठीक है बेटा, मान लो हमारे पास दो स्फीयर है, दोनों को हमने क्या किया, दो बराबर लंबाई की रस्सियों से ऐसे लटका रखा है। ठीक है बेटा, इनिशियली इन पर कोई चार्ज नहीं है। अगर इनको दोनों को मैं अनलाइक चार्ज दूंगा तो ये क्या होंगे, और चिपक जाएंगे। लेकिन अगर मैं इनको लाइक चार्ज दूंगा तो क्या होगा, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल। रिपेल करने के कारण क्या होगा बेटा, दूर हटेंगे। दूर हटने के कारण क्या, रोप में टेंशन डेवलप होगी, होगी। ठीक है, किसी जगह जाकर ये क्या आ जाएंगे बेटा, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आ जाएंगे। तो मान लिया इन पर हमने क्या किया बेटा, लाइक चार्ज डाला और ये देखा कि ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और रिपेल करके किसी इस सिचुएशन में जाकर ये बेसिकली क्या आ गए, इक्विलिब्रियम में आ गए। ओके, मान लिया इसका मास कितना है बेटा, m1 है, इसका मास क्या है बेटा, m2, इस पर चार्ज q1 है, इस पर चार्ज क्या है, q2। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में ये जो डिस्टेंस हमारे पास है ये r है, और ये जो एंगल बन रहा है ये क्या है, थीटा। हाफ एंगल कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। ओके, या दोनों तरफ अलग अलग बना लो, थीटा1 और थीटा2। कितना है बेटा, थीटा1 और थीटा2। ओके, क्लियर। अब सोचो इस पर फोर्स कौन कौन से लग रहे होंगे। कंपोनेंट तो बाद में बनाएंगे, पहले फोर्स देखो क्या क्या होगा। इस पर क्या लग रहा होगा बेटा, नीचे क्या लग रहा होगा, m1, क्योंकि मास अपन ने m1 माना हुआ। ओके, इधर क्या लग रहा होगा बेटा, टेंशन। मान लिया इस रोप में कितनी टेंशन आई, T1। इस पर यहां पर टेंशन T2, नीचे कितना बेटा, m2G। और कौन सा फोर्स, रिपल्शन का फोर्स। कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। रिपेल कर रहे होंगे तो क्या अलोंग दी इस लाइन पे रिपेल कर रहे होंगे, क्या दोनों का फोर्स सेम होना चाहिए, हाँ, क्योंकि जो इतना इस पर ये लगाएगा उतना ही ये इस पर लगाएगा। तो क्या ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन हुई बेटा, ये तीन फोर्स दोनों पर हमने बनाए और एक कहा कि ये किसमें आ गए बेटा, इक्विलिब्रियम में आ गए। अब इक्विलिब्रियम को जज करने के लिए हमें बेसिकली दो तीन चीजें समझनी है। देखो इधर ध्यान से, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो क्या इन तीनों फोर्सेस का टोटल जीरो होना चाहिए। क्या ये इक्विलिब्रियम में तो तीनों फोर्सेस का टोटल जीरो होना चाहिए। अब मैंने आपसे एक छोटा सा सवाल पूछा कि मान लो, मैंने कहा सपोज पहली कंडीशन मैंने लिखी कि m1 इज ग्रेटर देन क्या है बेटा, m2 है। m1 इज ग्रेटर देन m2 है, तो मुझे बताओ थीटा1 बड़ा होना चाहिए कि थीटा2 बड़ा होना चाहिए। क्या बड़ा होना चाहिए, थीटा1 की। पहले अच्छा टेंशन बताओ, टेंशन किसमें ज्यादा होनी चाहिए। अगर m1 बड़ा है m2 से तो टेंशन का क्या रिलेशन होना चाहिए, और थीटा का क्या रिलेशन होना चाहिए, थीटा1 बड़ा होगा कि थीटा2 बड़ा होगा। भाई अगर इस केस में अगर आप इक्विलिब्रियम देखना चाहते हो तो आप क्या करोगे, बेसिकली एक के कंपोनेंट बनाओगे। मान लिया आपने इसके कंपोनेंट बना लिए, बोलो यहाँ क्या आएगा बेटा, ये थीटा1 है तो क्या ये एंगल भी थीटा1 आएगा, क्या ये T1 cos थीटा1 बनेगा, क्या ये T1 cos थीटा2 साइन थीटा1 बनेगा। ओके, क्या ये सिचुएशन होगी कि भाई T1 cos थीटा1 ने बैलेंस कर रखा है किसको बेटा, m1G को। T2 cos साइन थीटा1 ने बैलेंस कर रखा है किसको बेटा, Fe को। ओके, ठीक है, हाँ T1 सॉरी। ऐसे ही दूसरे वाले के लिए लिखे तो हम ये लिख सकते हैं, दूसरे वाले के लिए क्या लिख सकते हैं, T2 cos थीटा2 इज इक्वल टू m2G, और T2 sin थीटा2 इज इक्वल टू Fe। ओके, अब इसके बेसिस पर मुझे सिंपल से एक सवाल का जवाब देना है आपको कि अगर m1 बड़ा है m2 से, ठीक है, तो कौन सा एंगल बड़ा होना चाहिए। m1 बड़ा है m2 से तो कौन सा एंगल बड़ा होना चाहिए। देखो यहां से एक चीज समझ में आ रही है क्या कि T1 sin थीटा1 T2 sin थीटा2 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों तरफ FER है। तो हम क्या ये लिख सकते हैं क्या, T1 sin थीटा1 बराबर होना चाहिए किसके बेटा, T2 sin थीटा। ओके, क्लियर, अरे क्लियर। और यहां देखो इधर ध्यान से, इसके अंदर इसमें अगर m1 बड़ा है m2 से तो क्या m1G बड़ा होगा m2G से बेटा, अरे होगा, क्लियर। तो अब मुझे बताओ कौन बड़ा होगा, थीटा1 बड़ा होगा कि थीटा2 बड़ा होगा, T1 बड़ा होगा कि T2 बड़ा होगा।
पहली चीज, इस चीज का क्वेश्चन का आंसर तब निकलेगा जब आपको ये समझ में आएगा कि T1 बड़ा होगा कि T2 बड़ा होगा। बोलो। देखो इधर ध्यान से, तीन फोर्स लग रहे हैं, ठीक है, दो फोर्स का कंपोनेंट तीसरे को बैलेंस करेगा, करेगा? अरे दो फोर्स का इक्विवेलेंट क्या तीसरे को बैलेंस करेगा क्या? ये फोर्स तो दोनों में सेम है। यहां पर अगर M1G बड़ा है, अगर M1, तो इसका टेंशन भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा, बड़ा आएगा, इन दोनों के रिजल्टेंट से आएगा। तो अगर T1 इनको दोनों के रिजल्टेंट को बैलेंस करेगा तो T1 ज्यादा होना चाहिए, तभी तो बैलेंस कर पाएगा। बात समझ में आई? देखो इधर ध्यान से, ये और ये दोनों फोर्सेस देखे, ये तो दोनों में सेम है, तो M1G बड़ा है किससे? M2G। तो Fe और M1G का रिजल्टेंट भी बड़ा होगा किससे बेटा? Fe और M2G से। क्लियर? उनको बैलेंस कौन कर रहा है? यहाँ T1, तो T1 भी बड़ा होगा किससे बेटा? T2 से। तो अगर M1 बड़ा है M2 से, तो मैं श्योरली कह सकता हूं कि T1 बड़ा होना चाहिए T2 से। और अगर T1 बड़ा है T2 से, तो अब बताओ θ1 बड़ा होगा कि θ2 बड़ा होगा? θ2 विल बी ग्रेटर देन क्या होगा? थीटा होगा। अगर यहाँ T1 बड़ा है किससे? T2 से, तो फिर θ1 छोटा होना चाहिए किससे? θ2 से होना चाहिए। यानी अगर M1 बड़ा हो M2 से, तो हमेशा क्या ध्यान रखेंगे बोलो? θ2 विल बी ग्रेटर देन क्या होगा? θ1। ओके, अगर इसका उल्टा कर दें तो क्या होगा? यहाँ पर T2 इज ग्रेटर देन T1, यहाँ क्या होगा बेटा? क्या ये बात समझ में आ गई? यानी जिसका मास ज्यादा है उसका सेपरेशन एंगल कम आएगा, आएगा? क्लियर? ठीक है, यानी अगर ये दोनों सेपरेट होंगे तो कम सेपरेट कौन होगा? आ गई बात समझ में? अब देखो जनरली ये तो हमें थ्योरेटिकली समझना है कैसे सेपरेट हो रहे हैं करके, सवाल तो जो पूछेगा वो उसमें पूछेगा जिसमें दोनों का मास सेम देगा। क्या देगा? अब बोलो मास सेम है तो क्या होगा? टेंशन क्या होगी? सेम। अरे होगी क्या? और क्या θ1 और θ2 बराबर होंगे क्या? क्लियर? ठीक है, तो ये तीसरी कंडीशन, अगर M1 बराबर हो M2 तो क्या होगा? T1 बराबर T2 बराबर T लिख देते हैं, और θ1 बराबर θ2 कितना लिख देते हैं? थीटा लिख देते हैं। ये कंडीशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन समझ में तब आएगी जब हम ऊपर वाली समझ लेंगे। ओके बेटा? क्लियर? क्लियर कि दोनों क्या होंगे? सेम एंगल से सेपरेट होंगे, और दोनों रोप्स में क्या होगी? सेम टेंशन। क्या इसमें चार्ज का कहीं रोल आया क्या? कि मान लो इसका चार्ज ज्यादा था, इसका चार्ज कम था, क्या इसमें कोई रोल आया क्या? नहीं, क्योंकि चार्ज का कोई रोल नहीं है। कितना भी चार्ज हो, फोर्स चार्ज के कारण लगेगा, वो हमेशा क्या लगेगा? सेम लगेगा। क्लियर बेटा? तो ये जो सेपरेशन है इसको कौन डिसाइड कर रहा है? मास की चार्ज? मास डिसाइड कर रहा है। कौन डिसाइड कर रहा है? कि दोनों बराबर सेपरेट होंगे, ये ज्यादा होगा ये कम होगा, ये कौन डिसाइड कर रहा है बेटा? मास। अगर मास डिफरेंट होंगे तो सेपरेशन क्या होंगे? डिफरेंट। अगर मास सेम होंगे तो सेपरेशन क्या होगा? सेम होगा। क्लियर बेटा? अरे क्लियर? तो लिख लो इसको फटाफट से, ये तीनों कंडीशन लिख लो एक बार। इनको भले ही भूल जाना, इसको याद रखना, क्योंकि सारे सवाल इसी पर आएंगे। अरे हाँ, वो एक्चुअली क्या, वो एक नया चैनल बनाया था ना साथ में केमिस्ट्री वाले के कंबाइन करके, उसमें पहला वीडियो इतना बड़ा अपलोड नहीं कर, अब ले लेगा, वो 2-3 दिन पुराने हो गए ना वो।
हाँ लिख लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। लिख लिया? लिया बेटा? चलो अब 1 मिनट के लिए देखो इधर ध्यान से, क्योंकि हमारे पास यही कंडीशन आएगी जनरली जिसमें दोनों का मास क्या होगा बेटा, सेम होगा। और दोनों जब इक्विलिब्रियम में आएंगे तो दोनों का सेपरेशन एंगल सेम होगा और रूप में टेंशन जो होगी वो क्या होगी, सेम होगी। ओके बेटा, तो इसको हम फर्दर एनालाइज करते हैं। मान लो हमारे पास ये दो स्फीयर है, दोनों का मास m है लेकिन चार्ज डिफरेंट है। ये m है, इस पर चार्ज q2 है, और जब इक्विलिब्रियम कंडीशन आई तो दोनों रूप्स में टेंशन कितनी थी बेटा, T। ओके क्लियर? ये एंगल भी थीटा, तो ये वाला एंगल भी क्या बेटा, थीटा। टोटल सेपरेशन डिस्टेंस को हम मान लेते हैं 2x, तो क्या ये आ जाओ बेटा, ये डिस्टेंस x होगी क्या? अरे हाँ ना बोल। x क्या है, जो टोटल सेपरेशन डिस्टेंस है उसका हाफ, उसका हाफ, क्योंकि दोनों बराबर सेपरेट हुए हैं, एंगल सेम है, तो टोटल डिस्टेंस 2x है, तो हर एक अपनी ओरिजिनल पोजीशन से कितना शिफ्ट हुआ होगा बेटा, x। क्या चीज क्लियर बेटा? अरे हाँ ना बोल। मान लिया रोप की लेंथ कितनी रही थी, l रही थी, रोप की लेंथ क्या थी बेटा, l। ओके ठीक है। अब यहाँ पर फोर्स F लग गया, E यहाँ पर भी लगा, Fe नीचे लगा क्या बेटा, mg। किसी एक का इक्विलिब्रियम लिख देते हैं। हम लिखते हैं देखो t cos थीटा किसके बराबर होना चाहिए बेटा, mg के। t sin थीटा बराबर होना चाहिए किसके बेटा, fe के। क्या ये चीज क्लियर? अरे बोलो। अगर हम डिवाइड कर दें इनको तो टेन थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, मतलब थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा बेटा, टेन थीटा इज इक्वल टू बोलो, नो अपन एफ ई बाई एम जी। क्या हो जाएगा, एफ ई अपॉन। क्या ये चीज क्लियर? क्या ये चीज क्लियर? चलो एफ ई अपॉन एम जी। अब टेन थीटा को हम क्या एक्स बाई एल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। टेन थीटा को लिख सकते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या लिख दिया हमने, एक्स बाई एल। ओके, तो एक कंडीशन हमें ये ध्यान रखनी है, टेन थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होगा बेटा, एफ ई बाई एम जी, और इज इक्वल टू एक्स बाई एल। क्या एफ ई को जरूरत पड़ने पर मैं ऐसे लिख सकता हूं, के क्यू वन क्यू टू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। बोलो कितनी है डिस्टेंस दोनों के बीच में, 2x है। कितनी डिस्टेंस है, 2x। आ जाओ, क्या होगा यहाँ पर, 4x स्क्वायर। ओके, तो ये दो चीजें ध्यान रखनी है, एक ये दोनों बात, ठीक है बेटा। इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारी होगी एक्स बाई एल इज इक्वल टू एफ ई बाई एम जी। एक्स क्या है, सेपरेशन डिस्टेंस का हाफ, एल क्या है, लेंथ ऑफ रोप, एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एम जी वेट। ओके
लिख लिया? चलो एक छोटा सा सवाल। अरे बातें नहीं। चलो क्वेश्चन पढ़ो। टू स्फेयर्स हैविंग लाइक एंड इक्वल चार्ज एंड सेम मास आर हैंग्ड बाय रोप ऑफ लेंथ एल फ्रॉम कॉमन बेस। कॉमन हिंज से हमने जो है दोनों को लटका दिया दो रस्सियों से। सेपरेशन डिस्टेंस उनके बीच में कितनी मिली हमको बेटा? आर। अगर रोप को आधा काट दे यानी रोप को एल की जगह क्या कर दे L/2 कर दे तो जो सेपरेशन डिस्टेंस है वो आर डैश हो जाती है। कितनी हो जाती है? आर। तो आर डैश और आर का क्या रिलेशन होना चाहिए? ठीक है कोशिश करो आर डैश और आर का रिलेशन क्या होगा। आर डैश इक्वल्स टू 2r एक आंसर आया। बाकी लोग बताएं क्या होगा? आर डैश इक्वल्स टू 2r आया और बाकी लोग बताएं। दोनों सिचुएशन लिखो। दोनों सिचुएशन के अंदर फोर्स लिखो बेटा। दोनों सिचुएशन में आर डैश और आर की टर्म्स में लिखो। उनको आपस में डिवाइड करके रिलेशन बनाओ। यही तरीका होना चाहिए। पहले सेपरेशन आर था। जो रोप की लेंथ थी वो एल थी। रोप की लेंथ को L/2 कर दिया। सेपरेशन आर डैश हो गया। ना चार्ज बदला है ना हमारा मास बदला है। हाफ यानी क्या?
यही। चलो और बोलो। एटलीस्ट ट्राई। हाँ बेटा। आदित्य क्या कर रहे हो? हर्षिता क्या कर रहे हो? पीछे क्या कर रहे हो? जानवी क्या कर रहे हो बेटा? करो जल्दी। क्या R/2? आर डैश फिर भी R/2। चलो और। एटलीस्ट हमारे पास ऑप्शन तो बनते जा रहे हैं ना, ए बी। चलो और बोलो। कौन सा? बी। हर्षवर्धन लिखा क्या फॉर्मूला? हंस रहा है बैठ के, चल लिख। ठीक है फिर लगाओ। कंडीशन क्या है आपकी बेटा? एक्स बाई एल बराबर होता है किसके बेटा? एफ ई बाई एम जी। और एफ ई को हम जरूरत पड़ने पर लिख सकते हैं क्या बेटा? के Q1 Q2 अपॉन 4x। ये होता है। ये दो चीज ध्यान रखनी है हमको। चलो अब इनके बेसिस पे करो। एक्स की जगह यहां पर हमें इक्विलिब्रियम डिस्टेंस आर की टर्म्स में। एक्स पूरी होती है या एक्स आधी होती है? आधी है। ठीक है ना बेटा? हाँ R/2 लेना पड़ेगा, है ना? तो पहले केस में आप क्या लिखोगे बोलो? यहाँ एक्स की जगह क्या लिखते हैं? इक्विलिब्रियम डिस्टेंस का हाफ। यानी क्या लिखना पड़ेगा पहले केस में? R/2। ओके। लेंथ कितनी है पहले केस में? एल। एल लिख दिया। इजिकल टू एफ ई लिखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि एफ ई बदलेगा तो उसको इसी टर्म में लिखो। क्या होगा बेटा? के Q1 Q2 हमें कह रखा है सेम है, तो के क्यू स्क्वायर लिख देते हैं। आ गई बात समझ में? चार सेम कह रहा है तो क्या लिख देते हैं? के क्यू स्क्वायर। और नीचे बोलो आर स्क्वायर। क्यों आर स्क्वायर? क्योंकि पूरी टोटल डिस्टेंस हमको क्या दे रखी है? आर दे। अब यहाँ हम ये नहीं लिखेंगे कि भाई आधी है और ये कर, क्योंकि हमने पूरी को आर माना तो यह R/2 कर दी। इससे आर की वैल्यू निकाल लो। बोलो क्या आ जाएगी आर की वैल्यू? फटाफट बोलो। आर क्यूब आएगा राधन। ठीक है। आर क्यूब निकाल लो क्या आ जाएगा? क्या बन जाएगा? ये इधर चला जाएगा बेटा। 2 KQ² L यही आएगा बोलो। ठीक है। अरे यही होगा ना? ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, क्या बन गया? 2 KQ² L। ये एफ ही था, साथ में एम जी और रहा होगा इसमें, है ना बेटा? ठीक है, तो नीचे एम जी और लगा लो यहाँ पर, है ना बेटा? ओके। एफ ई बाई एम जी लिखना था ना हमको। अब सेकंड केस लगा दो। क्या लिखोगे बेटा यहाँ पर? आर डैश बाई 2L। सही है क्या? एल की जगह क्या लिखोगे? क्लियर? आर डैश की जगह आर डैश बाई 2, और ये क्या हो गया बेटा? एल बाई। ओके। 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल। इधर आए के क्यू स्क्वायर आर डैश का क्यूब और आर डैश का स्क्वायर और एम जी हुआ। अब मुझे बताओ जरा, आर डैश के क्यूब की क्या वैल्यू आ गई? बोलो क्या हो गया? ये क्या बन जाएगा? KQ² L अपॉन एम जी। यही बनेगा। अब इनको डिवाइड कर दो। आर डैश वाले को ऊपर रख लो ताकि आर की टर्म्स आ जाए। तो बोलो क्या हो जाएगा? आर डैश का क्यूब अपॉन आर का क्यूब विल बी इक्वल टू क्या होगा बेटा? KQ² L अपॉन mg डिवाइडेड बाई 2 KQ² L बाई mg। क्या ये कैंसिल हो जाएगा? यानी क्या आ जाएगा? आर डैश अपॉन आर अगर लिखोगे तो 2 की पावर 1/3 आना चाहिए ना? आएगा क्या? तो जो आंसर करेक्ट होगा वो क्या होगा बेटा? आर डैश इज इक्वल टू आर अपॉन 2 की पावर 1/3। और चौथा ऑप्शन कांट से, ठीक है? या जीरो। ठीक है, चलो ये वाला हो गया हमारा ऑप्शन। ठीक है, ओके। तो ये 2 की पावर 1/3 तो कोई भी नहीं लेके आया था, क्यों?
क्यों एक्स बाई एल को और एक्स बाई एल को क्या बराबर कर दिया है, आधा कर दिया तो वो भी आधी हो जाएगी, है ना। कहाँ है आर बाई 12? ये अरे आर टोटल डिस्टेंस है सेपरेशन की, तो एक्स हमारे लिए क्या होगा, बस वही लिखा है आर बाई 2। लिख लिया, चलो। ये दो चार्ज स्फीयर है जो कि इक्विलिब्रियम में क्या है, चार दोनों पर क्या दे रखा है हमको, क्यू, मास क्या दे रखे हैं, एम, सेपरेशन लेंथ कितनी दे रखी है, आर, और एंगल कितना दे रखा है सेपरेशन का, थीटा, और लेंथ ऑफ रोप कितनी दे रखी है, एल। और आपसे पूछा राइट टेंशन इन रोप, इन रोप्स, टेंशन क्या होगी रोप में, लोन क्वांटिटी आपकी क्यू एम एल आर, ये लोन क्वांटिटी है आपकी, और आपको टेंशन को लिखना है इनकी टर्म्स में, क्या होगा बोलो। बिल्कुल सही। अरे इसमें तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सा सवाल है, क्या होगा टेंशन, हाँ एफ ई प्लस एम जी, एफ ई की जगह क्या लिख सकते हो, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, क्लियर है ना भाई, सीधी बात है, टेंशन बैलेंस करेंगे यार जिसको, बाकी के दोनों, ठीक है, ये दोनों 90 डिग्री पर लगते ही हैं, हमको पता है, अरे लगते हैं ना, तो 90 डिग्री पे लगने वाले फोर्स का रिजल्टेंट भी हमको लिखना आता है, एफ ई स्क्वायर प्लस एम जी स्क्वायर का अंडर रूट, ओके। तो टेंशन बेसिकली किसके बराबर होनी चाहिए बेटा, पहले तो ये लिख दिया एफ ई प्लस एम जी, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, और बाद में इसको सिंपली ये कर दिया, क्या हो गया, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस एम जी, ओके। तो ध्यान रखना, बिल्कुल छोटी सी चीज है इसमें, ओके, अरे क्लियर। अच्छा, अब इसमें अगला सवाल देखो कि इस पूरे सेटअप को अगर हम स्पेस में ले जाएं, किस में ले जाएं, स्पेस में, तो बताओ नई टेंशन क्या हो जाएगी और सेपरेशन एंगल कितना हो जाएगा। इफ, सेकंड क्वेश्चन है इसी का, इफ एंटायर सेटअप, हाँ, सेटअप इज प्लेस्ड इन स्पेस, देन टेंशन एंड थीटा क्या हो जाएगा, सोचो क्या होना चाहिए, एम जी हट जाएगा, बिल्कुल सही सोचा। अब एम जी गायब हो गया, क्या टेंशन गायब हुई क्या, नहीं, क्या एफ ई गायब हुआ क्या, नहीं, क्या होगा इसमें, बोल बोल बोल, क्या होगा, दो फोर्सेज आपस में एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, दो फोर्सेज एक दूसरे को कब बैलेंस कर पाते हैं, जब वो ऐसे हो जाते, अरे तभी कर पाते हैं
ठीक है भाई, दो फोर्स का तीन फोर्स का रिजल्टेंट जीरो आ रहा है, इसका मतलब उन तीनों के बीच में कुछ एंगल है। और अगर दो फोर्स का रिजल्टेंट जीरो आ रहा है, इसका मतलब क्या होने चाहिए, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? तो देखो इधर ध्यान से, जैसे ही ये एम जी गायब हुआ, इस एफ ई के कारण ये ऐसे दूर हटेंगे, टेंशन बढ़ती चली जाएगी और एक सिचुएशन ऐसी आएगी, रोप ऐसे हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसे होने पर क्या हो जाएगा बेटा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ओके, क्लियर? ठीक है, तो बताओ उस केस में टेंशन क्या हो जाएगी, फटाफट से बोलो। ये हो जाएगी सिचुएशन। हाँ, टेंशन किसके बराबर हो जाएगी? उल्टे बन गए ना, टेंशन इधर बनेगी एफ ई, और इधर क्या आएगी, ये टेंशन, और ये क्या, बोलो टेंशन बराबर किसके हो जाएगी, एफ ई के। और एफ ई क्या हो जाएगा ये बताओ फटाफट। के लिख दे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में, तो के, हाँ, आर क्या है, अरे यहाँ सेपरेशन डिस्टेंस क्या होगी, एल प्लस एल, कितनी होगी ये दिमाग लगाना है ना भाई। अब सेपरेशन डिस्टेंस कितनी हो गई, ये हुआ, तो क्या बन जाएगा, टेंशन बोल के क्यू स्क्वायर अपॉन, आ गई बात समझ में? और थीटा कितना हो गया, थीटा इज इक्वल टू, ये सब रिजल्ट ध्यान रखना, ये सब पूछे हुए सवाल है। ठीक है, थीटा क्या हो जाएगा 180 डिग्री, टेंशन कितनी हो जाएगी के क्यू स्क्वायर अपॉन 4, क्योंकि बेसिकली सेपरेशन अब कितना हो गया बेटा, 2l हो गया। लिख लिया, लिख लिया। एक बहुत बढ़िया सा सवाल जिसके अंदर आपके कई कॉन्सेप्ट यूज होंगे 11th क्लास में, जैसे फ्लूइड आपने पढ़ा था, ठीक है, पढ़ा था क्या, ठीक है, वो भी यूज होगा। ठीक है, तो कई चीजें मिक्स होके यूज होंगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, देखो इधर ध्यान से। दो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है हैविंग इक्वल मास,
are hanged by ropes of same length in air and the separation distance is r in equilibrium. अब इस पूरे सेटअप को एक लिक्विड में डालने पर भी देखा कि सेपरेशन डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता, तो उस लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होना चाहिए या रिलेटिव परमिटिविटी जिसको कहते हैं वो क्या होना चाहिए? नो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदलेगा और देखा कि सेपरेशन नहीं बदला है, तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होना चाहिए? वन तो याद रखो, वन तो हमने कहा ना सिर्फ एयर का है, वैक्यूम का है, बाकी किसी का नहीं। एयर का भी वाटर का 80 है, पर वाटर नहीं है, ये लिक्विड लिक्विड है, कोई वाटर थोड़ी लिखा हुआ है। पहले इस चीज को ये समझना पड़ेगा कि लिक्विड में ले जाने से क्या हुआ हमारे साथ। ठीक है बेटा, लिख लिया गया इसको? तो पहले देखो इधर ध्यान से इनसाइड दी लिक्विड समझने की कोशिश करो। 11th क्लास का छोटा सा कॉन्सेप्ट भी यूज होगा। इधर देखो, इनसाइड दी लिक्विड, इनसाइड दी लिक्विड। जब हमने इस पूरे सेटअप को किसी लिक्विड में रख दिया, ये जो हमारा सेटअप था इसको हमने लिक्विड में रख दिया, ये हमारी बॉल थी, ये इधर। ओके बेटा, अभी भी यहां पर नीचे क्या लग रहा होगा बेटा? बोलो, लग रहा होगा। ग्रेविटेशन फोर्स तो हर जगह लगता है भाई। ओके, mg, ठीक है। क्या यहाँ पर अब फोर्स उतना ही लग रहा होगा जो वैक्यूम में लग रहा था, या बदल जाएगा? बदल जाएगा, क्योंकि मीडियम आ गया तो कोई नया फोर्स एफएम लगेगा। क्या लगेगा? लेकिन ये तय है, इस पर एफएम लगेगा तो इस पर भी क्या लगेगा? एफएम। ओके बेटा, क्लियर? क्लियर? यहाँ कुछ ना कुछ टेंशन बन रही होगी, ठीक है। और एक फोर्स और लग रहा होगा, जो कि कौन सा फोर्स होगा? बायोन्सी फोर्स। यानी कि इस पर एक और फोर्स लगेगा जिसको अपवर्ड थ्रस्ट या बायोन्सी फोर्स कहते हैं। ओके, अरे क्लियर? तो एक तरीके से हमारा अपरेंट वेट बन जाएगा। वेट अब हमारा क्या बन जाएगा? अपरेंट वेट बन जाएगा। हो जाएगा भाई। लिक्विड में हम जाते थे तो हम कहते थे बायोन्सी लगने लग जाती है। बायोन्सी हमारे वेट को क्या कर देती है? बदल दे देती है। जो वेट हमारा एक्चुअल होता है उसमें से ये वाला कंपोनेंट का कम हो जाता है, कम हो जाता है ये वाला पार्ट, और उसको हम क्या कहते हैं? अपरेंट वेट। तो वो क्या हो जाएगा? अपरेंट वेट हमारा। अब नेट फोर्स नीचे की तरफ हमारा क्या लग रहा होगा? mg माइनस ft। क्या लग रहा होगा? ठीक है। तो अगर मैं यहाँ के लिए इक्विलिब्रियम कंडीशन लिखना चाहता हूँ तो मैंने लिखा भाई x बाई एल। सही लिखा क्या? ओके। अगर x पर इक्विलिब्रियम हुआ तो बराबर होना चाहिए किसके बेटा? एफ ही नहीं लिखूंगा, अब क्या लिख देता हूँ? मीडियम का फोर्स लिखूंगा। ओके, नीचे क्या लिखूंगा बेटा? mg माइनस ft। और क्या लिखूंगा? क्या बात समझ में आ गई क्या सबको कि मैंने mg माइनस ft क्यों लिखा? क्योंकि अब वेट क्या हो जाएगा? अपरेंट हो जाएगा। अपरेंट क्या होता है वेट बेटा? एक्चुअल वेट माइनस अपवर्ड थ्रस्ट, यही होता है एक्चुअल वेट माइनस। ओके, अब देखो इधर ध्यान से, अगर ध्यान हो तो हमने कहा था कि अगर ये जो हमारी बॉडी है इसका वॉल्यूम v मान ले, इसकी डेंसिटी क्या मान ले? बॉडी की सिग्मा। तो mg को तो हम लिख देते थे क्या बेटा? v सिग्मा जी। और ft को क्या लिखते थे हम? बोल, क्या लिखते थे इसको? क्या होता था? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। क्या होता था? तो कितना डिस्प्लेस करेगी? अपने वॉल्यूम के बराबर। लिक्विड का निकालना है तो डेंसिटी अब किसकी आएगी? लिक्विड की। और यहाँ क्या आएगा? जी। ओके, ध्यान है। ये क्या है? एक्चुअल वेट। ये क्या है? अपवर्ड थ्रस्ट। ध्यान है ना ये चीज कि हम अपवर्ड थ्रस्ट हमेशा कैसे निकालते थे? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। कितना लिक्विड डिस्प्लेस करती थी? जितना उसका वॉल्यूम पानी के अंदर है, जितना लिक्विड के अंदर, तो पूरा ही अंदर है। तो ये पूरा इसने क्या किया है? लिक्विड डिस्प्लेस किया। लिक्विड की डेंसिटी रो है, तो जो अपवर्ड थ्रस्ट को लिखोगे वो क्या लिखोगे बेटा? वी रो। ठीक है ना बेटा? तो ये स्टैंडर्ड ध्यान रखना है, mg और इसका रिलेशन हमेशा। ठीक है, कैसे लिखा जाता है अपवर्ड थ्रस्ट को? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। क्लियर बेटा? तो ये हमारी कंडीशन होगी। अब देखो दोनों में लगा लो, सेपरेशन डिस्टेंस बदली नहीं है। तो ये तो जब लिक्विड में आ गया तब सिचुएशन होगी। ओके क्या? और जब एयर में था तब क्या लिखेंगे? x बाई एल बराबर होना चाहिए किसके बेटा? एफ ई बाई एम जी। और एम जी को यहाँ पर भी हम डी सिग्मा जी लिख देते। ओके,
ये तो किसमें थी बेटा, जब किसमें था, एयर में। ये किसमें हो गई बेटा, जब किसमें आ गया, लिक्विड में। सही है क्या, सही है क्या? एक्स सेम रहा, ये बात लिखी हुई है क्वेश्चन में। ओके, अब क्या करें, इक्वेट कर देते हैं दोनों को। क्या कर देते हैं, कर सकते हैं भाई, इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई। क्या कर दो, इक्वेट कर दो। बोलो इक्वेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, अरे बोलो, एफ ई बाई वी इज इक्वल टू एफ एम बाय। ओके, क्या कट सकता है दोनों तरफ से, वी और जी कट सकता है। अरे कट जाएगा, ओलो, कट गया क्या, क्या बचा, अब बोल क्या है, एफ ई और एफ एम का कोई रिलेशन है क्या, क्या है, एफ ई बाई एप्सिलॉन आर है। सेम डिस्टेंस के लिए एफ ई और एफ एम का क्या रिलेशन हमने पढ़ा था, कि मीडियम में लगने वाला फोर्स हमेशा बराबर होता है एयर में लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाई एस। बस हो गया सवाल, अरे हो गया क्या, बस अब कुछ नहीं बचा। क्या बचा बोल, कितना, इसकी जगह क्या लिख दें, इसको तो ऐसे ही रहने देते हैं, एफ ई है ना। ओके, इसको क्या लिख दें, एफ ई बाई एप्सिलॉन आर, और कितना बेटा, सिग्मा माइनस रो। क्या ये कैंसिल हो गया, यानी एप्सिलॉन आर किसके बराबर आ गया बोल, सिग्मा माइनस रो अपॉन सिग्मा। आई बात समझ में, सिग्मा माइनस रो अपॉन, नहीं उल्टा 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 उल्टा, क्या होगा, एप्सिलॉन आर विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो। ये याद रखना, इसमें डेटा बदल बदल के देगा। ये सवाल कई बार पूछ लेता है, डेटा कभी कह देता है कि जो बॉडी की डेंसिटी है वो 1.8 है, लिक्विड की डेंसिटी 0.9 है। ठीक है, कभी कह देता है इसकी डेंसिटी जो है वो 1.5 है और उसकी कितनी है, 0.75 है। तो यहाँ बस वैल्यू फिट करनी होती है। सिग्मा किसकी डेंसिटी है, बॉडी की, और रो किसकी है, लिक्विड की। ओके, तो अगर सेपरेशन सेम रहता है तो देखो उसका फिर ये होना, क्या, क्या, हाँ, एफ टी और एम जी बराबर होने चाहिए थे। क्यों, रस्सी से बंधा हुआ है, अपने आप बाकी कोई फोर्स नहीं लग रहे होते, तो कहता है एफ टी और एम जी बराबर है। अगर ये यहाँ पर ये ऐसे होती कि भाई कुछ ना है चारों तरफ दुनिया में, बस ये ऐसे बढ़, तो कहता है एफ टी एम जी बराबर है। ठीक है, मैंने इसको पानी में ऐसे पकड़ रखा है। ठीक है, तो क्या एफ टी एम जी बराबर है क्या, नहीं भैया, मेरा हाथ का फोर्स भी तो लोगे कि नहीं। वो फ्लोट की कंडीशन होती है ना, जब बाकी कोई फोर्स नहीं लग रहा होता। क्या, ओके, ये कंडीशन याद रखना, क्योंकि ये स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। अगर आएगा तो बस सिर्फ अपने को अगर किया हुआ होगा ध्यान रहेगा, भी सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो लिखना होगा। लेकिन हर जगह मत टिका देना, पहले सवाल पढ़ लेना कि इसी तरीके का है ना। अच्छा, कैसा भी सवाल हो, जो लिक्विड लिक्विड आया तो सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो नहीं।
लिख लिया क्या? लिख लिया? आगे चलने से पहले एक छोटी सी चीज है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। देखो, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना बहुत आसान होता है भाई। अगर दोनों बोल पॉजिटिव चार्ज है, ये इसको ऐसे रिपेल करेगा, ये इसको ऐसे रिपेल करेगा, यही होगा। अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो क्या होगा बेटा? ये इसको इस लाइन पर अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इस लाइन पर अट्रैक्ट करेगा। तो डायरेक्शन प्रिडिक्ट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है हमेशा चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग लगता है। आइदर इट विल बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। क्लियर बेटा? लेकिन तो भी हम कई बार इसका वेक्टर फॉर्म लिखना चाहते हैं। क्या लिखना चाहते हैं? ठीक है, तो ये एकेडमिक इंटरेस्ट का काम ज्यादा है बेसिकली कि वेक्टर फॉर्म लिखना हमें आता हो। बाकी सवालों में हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती है, हम बड़ी आसानी से डायरेक्शन प्रेडिक्ट कर लेते हैं। ओके, लेकिन तो भी वेक्टर फॉर्म को अगर हमें लिखना हो तो हम कैसे लिखेंगे? देखो इधर ध्यान से, मान लो ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये क्या है बेटा? एक्स एक्सिस। और ये दो चार्ज हमारे पास रखे हुए हैं, एक ये है और एक ये। क्या करें? इनके पोजीशन वेक्टर बना लेते हैं। ये चार्ज रखा हुआ है Q1, इसका पोजीशन वेक्टर क्या है बेटा? R1 वेक्टर। ओके, इसका भी पोजीशन वेक्टर बना देते हैं। ये चार्ज जो है Q2 और इसका पोजीशन वेक्टर कितना बेटा? R2। ओके, दोनों चार्जेस को एक बार हम लाइक चार्ज मान लेते हैं। कैसा मान लेते हैं? तो लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे बेटा? रिपेल। ठीक है, किस लाइन के अलोंग? ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग, यही होगा। तो देखो इधर ध्यान से, ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। ये लाइन है हमारी जिस पर ये रिपेल कर रहे होंगे। इसको 1 का, इसको 2 का, ये ऐसे फोर्स लगा रहा होगा, ये इस पर ऐसे फोर्स लगा रहा। ओके, 1 पर कौन फोर्स लगा रहा होगा? 2। तो 1 पर 2 के कारण फोर्स इधर लग रहा होगा और 2 पर 1 के कारण फोर्स इधर लग रहा होगा। अगर दोनों को हमने कैसा मान लिया बेटा? लाइक चार्ज। क्लियर बेटा? ठीक है, लेटस से ये डिस्टेंस हमारी कितनी है बेटा? आर है। यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा? ओके, अब हमने लिखना शुरू किया कि हम लिखते हैं 2 पर 1 के कारण लगने वाला फोर्स F21 को लिखते हैं। किसको बेटा? F21 को। ओके, मैग्नीट्यूड लिखना हमें बहुत आसान है, हमें पता है कितना होगा? K Q1 Q2 अपॉन R का स्क्वायर, यही मैग्नीट्यूड होगा। अब मैं सवाल पूछूं डायरेक्शन क्या होगी बेटा? तो डायरेक्शन क्या है बेटा? इधर है। ऐसे अगर मैं इससे एक वेक्टर, पोजीशन वेक्टर इसकी तरफ बनाऊं तो क्या ये जो फोर्स है ये आर वेक्टर की डायरेक्शन में आ रहा है या आर वेक्टर के अपोजिट आ रहा है? बोलो। आर वेक्टर की डायरेक्शन। आ गई बात समझ में? अगर ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, अगर मैं और ये टेबल लाइक चार्जेस है, तो मैं इस पर जो फोर्स लगा रहा हूं वो उसी डायरेक्शन में है जो मेरे से इसकी तरफ खींचे गए पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन है। यही है, मैं इसको पॉइंट करूंगा तो यही करूंगा। अरे ये किधर रखा है? इधर रखा है। ये पोजीशन वेक्टर है और फोर्स भी इधर ही लगा। अगर हम दोनों अनलाइक चार्जेस है तो पोजीशन वेक्टर तो मेरा ऐसे जाएगा, लेकिन फोर्स क्या आएगा? अपोजिट। अभी हमने कैसे माने? लाइक चार्ज। ओके, कैसे माने? लाइक। तो लाइक चार्जेस में हमने कहा कि ये तो फोर्स का मैग्नीट्यूड हुआ और डायरेक्शन क्या हुई बेटा? आर वेक्टर की डायरेक्शन। क्लियर बेटा? आर वेक्टर की डायरेक्शन, किसी वेक्टर की डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए क्या यूज करते हैं? उसका यूनिट वेक्टर। क्या ही करते हैं? उसका। क्लियर? जैसे हमसे कोई कहता है भाई एक्स एक्सिस की पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है तो हम क्या कहते हैं? आई कैप लगा दे। क्या लगा दे? आई कैप। अगर कहता है पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है तो क्या लगा? तो आर की डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम क्या लिखेंगे? आर कैप। क्या लिखेंगे? क्लियर? तो ये किस डायरेक्शन में है बेटा? आर। क्या अब मैं इसके ऊपर वेक्टर लगा सकता हूँ? लगा सकता हूँ, क्योंकि मैंने डायरेक्शन इंडिकेट कर दी कि किधर है बेटा? आर। क्या ये चीज समझ में आ गई? अब सवाल देखो इधर ध्यान से, आर कैप को मैं लिख सकता हूं आर वेक्टर अपॉन, लिख सकता हूं। तो मैंने यहां ऐसे लिख दिया, क्योंकि आर वेक्टर को, सॉरी, आर कैप को क्या लिखा जा सकता है बेटा? आर वेक्टर अपॉन, ये ध्यान है ना सबको? आर वेक्टर अपॉन आर। तो F21 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर था ये।
ठीक है, पहले से स्क्वायर था, अब क्यूब हो जाएगा। ठीक है, पहले स्क्वायर आना चाहिए था ना। ठीक है, क्या हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा। ओके, तो अगर कूलम्स लॉ में नीचे क्यूब लिखे हुआ देखो तो घबराना मत। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, और वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर यहाँ वेक्टर लगा हुआ है तो नीचे क्यूब लगेगा, अगर यूनिट वेक्टर लगा हुआ है तो नीचे क्या आएगा, आर स्क्वायर है। ओके, अब लास्ट चीज ये रह गई कि मैं पूछूं कि भाई ये आर वेक्टर जो है, इसमें आर वन आर टू के साथ क्या रिलेशन होगा। तो इसमें एक बार जरा ट्राइंगल लॉ लगा दो, क्या होगा बेटा, ट्राइंगल लॉ से क्या होगा, आर वन वेक्टर प्लस आर वेक्टर बराबर किसके बेटा, आर टू, यानी आर वेक्टर बराबर किसके बेटा। ओके, क्या वैसे भी हमको पता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है ना। ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये क्या होता है। ओके, तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं कि आर वेक्टर बेसिकली क्या चीज है, बोल, आर टू वेक्टर माइनस। आ गई बात समझ में। तो अगर हम F21 लिखेंगे तो हमेशा क्या लिखेंगे, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर का क्यूब, और R2 वेक्टर माइनस R1। ऐसा तब जब कैसे हो, लाइक चार्जेस है, क्या हो, लाइक। अब सोच अनलाइक होगा तो इसमें क्या अंतर हो जाएगा। हाँ, यानी आर कैप की डायरेक्शन में नहीं आएगा, माइनस आर कैप की डायरेक्शन किसमें आएगा। आ गई बात समझ में। तो आ, सोच, ये पोजिशन वेक्टर तो ऐसे गया, और फोर्स किधर लग रहा है, उल्टा अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसके अपोजिट है फोर्स। तो आर कैप की डायरेक्शन या आर कैप के अपोजिट। क्लियर, अरे क्लियर ना। तो देख इधर ध्यान से, इसको अगर जर्नल दोनों के लिए लिखूं तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, क्या प्लस माइनस लगा दूं, क्या हो जाएगा, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर आर कैप। ओके, अरे क्लियर क्या, प्लस कब, लाइक चार्जेस हो, माइनस कब, अनलाइक चार्जेस। क्लियर बेटा। ठीक है, तो बस वेक्टर फॉर्म में अगर कोई हमसे लिखने के लिए कहे तो हम सीधी सी बात ये लिख देते हैं कि F21 विल बी इक्वल टू क्या होगा बेटा, प्लस माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ क्या आ जाता है बेटा, आर कैप। पॉजिटिव फॉर लाइक और नेगेटिव फॉर अनलाइक चार्जेस। ओके, कुछ लोग इसको ये भी कहते हैं कि भाई चार्जेस को मैग्नीट्यूड के साथ रख दो तो अपने आप ही प्लस माइनस आ जाएगा, आ जाएगा। दोनों पॉजिटिव होंगे तो अपने आप क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और दोनों नेगेटिव होंगे तो अपने आप क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो अपने आप ही क्या आ जाएगा। तो कुछ लोग ये भी कह देते हैं इसको कि चार्जेस को साइन के साथ रखते हैं। तो इसका हमें कोई इस्तेमाल कहीं नहीं करना किसी सवाल में, हमें तो फोर्स पता होगा, हम डायरेक्शन अपने आप ही प्रिडिक्ट कर लेंगे। लेकिन ध्यान होना चाहिए वेक्टर फॉर्म कैसे लिखी जाती है। क्या हमने 11वीं क्लास में ग्रेविटेशन को भी वेक्टर फॉर्म में लिखा था, हाँ, उसमें हमेशा हमने नेगेटिव लगाया था, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स के जो होता है वो हमेशा उसके साथ क्या आता है बेटा, नेगेटिव। अरे आई ना बात समझ में, अट्रैक्टिव फोर्स के लिए आर कैप हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। जैसे मेरे और आपके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, तो पोजीशन वेक्टर तो मैं ऐसे ही बनाऊंगा, लेकिन फोर्स हमेशा क्या होगा, अपोजिट। जब आप अपना फोर्स लिखोगे मेरे पे तो पोजीशन वेक्टर आप ऐसे बनाओगे, लेकिन फोर्स किधर लग रहा होगा। इसलिए हम कहते हैं कि अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा नेगेटिव होते हैं, क्या होते हैं बेटा, ओके। लिख लिया क्या, लिख लिया, चल, नहीं लिखा। हाँ जी, लिख लिया ना, चलो।
अब देखो इधर ध्यान से, अगली चीज जो हमने कहा था पढ़ के आना, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। अगर कोई चार्ज हमारे पास यहां रखा हुआ है, मान लिया ये चार्ज Q है और इसकी विसिनिटी में इसके चारों तरफ बहुत सारे चार्ज हैं, Q1 Q2 और क्या है बेटा, क्या ये इस पर फोर्स लगाना होगा? अरे लगाना होगा क्या? अट्रैक्टिव हो सकता है, क्या हो सकता है, रिपल्सिव, लेकिन Q1 Q पर क्या लगा रहा है, कोई फोर्स लगा रहा है मान लो। Q2 भी लगाना होगा, क्या ये भी लगाना होगा? क्या ये भी इस पर लगाना होगा? हाँ। क्या ये इस पर भी लगाना होगा? हाँ। क्या ये इस पर भी लगाना होगा? हाँ। लेकिन अगर हमसे कोई पूछे इस पर नेट फोर्स कितने लग रहे हैं क्यू पर, तो कितने लग रहे हैं? 3 लग रहे हैं। क्या लग रहे हैं? 3। अब फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए बेटा? F विल बी इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3। ओके ना बेटा? इसको हम कहते हैं सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस। ओके, कि अगर किसी एक चार्ज को मल्टीपल चार्जेस ने सराउंड कर रखा है, तो उस पर नेट फोर्स क्या होगा बेटा? वेक्टर सम ऑफ ऑल इंडिविजुअल फोर्सेस। ओके, तो क्या होगा? द नेट फोर्स on any charge surrounded by multiple charges is vector sum of all individual forces। क्या ये चीज क्लियर बेटा? याद रखना, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है कि ये किस किस पर लगा रहा है, हमसे पूछा गया इस पर कितने लगे। ओके, अब हमें आना चाहिए वेक्टर्स को जोड़ने का तरीका। आता है? पहला सबसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या बेटा? F इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा का अंडर रूट। एंगल किसी एक से एंगल लिख रहे हैं, अगर F1 से लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू F2 sin थीटा, नीचे F1 प्लस F2 cos थीटा। ओके बेटा, थीटा दोनों के बीच का एंगल। अरे ध्यान है ना सबको? ओके, फिर 90 डिग्री पर अगर होते हैं दो वेक्टर, तो रूट F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर, और एंगल जिससे लिख रहे हैं उसको नीचे, यानी टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू F2 अपॉन F1। ठीक है, B अपॉन A। यानी फिर हमने कहा कि दो इक्वल मैग्नीट्यूड के 60 डिग्री पे हो, 90 डिग्री पे हो तो रूट 2F, और अगर 60 डिग्री पे हो तो रूट 3F। और इक्वल मैग्नीट्यूड में हमेशा बाइसेक्ट करता है, एंगल को क्या करता है? बाइसेक्ट। ध्यान है, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के 120 पे हो तो रिजल्टेंट भी उतना ही आ जाता है। ओके, ये भी ध्यान है। फिर हमने सीखा कि कंपोनेंट बना के भी कर लेते हैं, जब मल्टीपल होते हैं तो हम क्या कर लेते हैं? कंपोनेंट बना के कर लेते हैं। ये सब चीजें ध्यान है। वेक्टर एडिशन ध्यान है? नहीं ध्यान हो तो आज दोबारा जाकर कॉपी पढ़ लेना। ओके, फिर कहा कि नेट फोर्स मल्टीपल फोर्सेस निकाल रहे हैं, तो नेट फोर्स निकालने के दो तरीके, या तो कंपोनेंट बना के करो या दो के रिजल्टेंट को तीसरे से जोड़ दो। ओके बेटा, आ गई बात समझ में? तो एक छोटा सा सवाल है, फटाफट से सिर्फ ये चेक करने के लिए वेक्टर सम आता है क्या। ओके, नेट फोर्स ऑन +1 कूलम चार्ज। के की टर्म्स में बता देना, के को सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक है बेटा, के की वैल्यू रखने की जरूरत नहीं, के की टर्म्स में बता देना। ठीक है बेटा, ये बेटा +9 कूलम, +1 कूलम, +4 कूलम।
गंदा से निकाला है क्या? वहां पर उसको फर्दर सॉल्व करना। ये 9 से 9 काटने में शर्म आती है क्या? फिर और 4 से 16 काटने में शर्म आती है? फिर इतना गंदा निकाल के बता रही जिससे आदमी पागल हो जाए। 9/9 बोलेगी, 1 नहीं बोलेगी, ठीक है। मे बी पॉसिबल। देखो, क्योंकि पहला क्वेश्चन है, मैं एक बार सबको एक सिखाने के हिसाब से बता रहा हूँ। हमें इस पर नेट फोर्स निकालना। सबसे पहले चेक करो इस पर फोर्स कौन कौन लगाएगा। ये लगाएगा, ये लगाएगा। तो फिर डायरेक्शन फिक्स करो। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा? रिपेल करेगा, यानी ये इसको इधर रिपेल करेगा। ओके, लेटर से इसको हमने कह दिया ये F1 फोर्स होगा। ओके, ये इसको क्या करेगा बेटा? रिपेल इस लाइन के अलाउंस करेगा, यानी दूसरा फोर्स F2 इस पर ये लग रहा हो। ओके बेटा, फिर F1 और F2 का मैग्नीट्यूड लिखो। पहले F1 का लिखो, क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। K Q1 कितना है? 9। Q2 कितना है? 1। यानी क्या ऊपर 9 के आएगा? क्या बोल सब? अरे सबको समझ में आया? K Q1 Q2 तो K 1 इंटू 9 और नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9। क्या 9 से 9 कट गया? क्या ये K आ गया बेटा? ओके, अब F2 का मैग्नीट्यूड लिख। बोल क्या आएगा F2 का मैग्नीट्यूड? फटाफट बोल। 4K अपॉन 4 का स्क्वायर यानी 16। ओके, तो 4K अपॉन क्या? 16 यानी कितना बेटा? K/4। ओके, अब इन दोनों में एंगल देख, क्या है इनका रिजल्टेंट निकालने के लिए? 90 डिग्री है क्या? अरे 90 डिग्री है, तो एफ नेट क्या हो जाना चाहिए? बोल बोल, क्या हो जाना चाहिए? K का स्क्वायर प्लस V का स्क्वायर, यानी K का स्क्वायर और ये K²/16 ये होगा। तो क्या बन जाएगा? एफ नेट इक्वल टू बोल कितना? 17K²/16 का अंडर रूट। क्या बन जाएगा? K/4 तो बाहर आ जाएगा और रूट 17 अंदर आ जाएगा। ओके बेटा, इतने न्यूटन। ठीक है, ओके, आगे बात समझ। अगर हमसे कोई डायरेक्शन पूछता तो हम डायरेक्शन भी बता सकते थे। अगर हम ये एंगल अल्फा मान लेते तो हम लिख सकते थे टेंजेंट अल्फा बराबर होना चाहिए दिस अपॉन दिस। ये होना चाहिए था। ये कितना आया था हमारे पास? K, और ये कितना आया था? K/4, यानी टेंजेंट अल्फा को हम लिख देते, क्या आता बेटा? 4। ओके बेटा, ठीक है। तो तरीका हमारा ये होगा कि भाई जितने फोर्स लग रहे हैं एक बार उनकी डायरेक्शन देख लो, फिर उनका वेक्टर सम करने का जो बेस्ट मेथड हमारे पास अवेलेबल हो उसको इस्तेमाल करो। देख लिया? बहुत आसान सा सवाल है, सभी लोग एक बार इसको करके दिखाएंगे। बेसिकली ऐसा सवाल हमने पहले भी किया हुआ। ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, साइड है N, क्या है बेटा? N। क्यों रखा, क्यों रखा, क्यों रखा? आइडेंटिकल चार्जेस तीनों वर्टिसेस पे रख दिए और कहा नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज एट वर्टिसेस। क्योंकि आइडेंटिकल है तो तीनों पर सेम फोर्स लग रहा होगा। हाँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल में साइडें सेम होती है ना। जब बोल रही है इक्विलेटरल तो मेरे से पूछ क्यों रही है? क्या होगा? हाँ, एक का मैग्नीट्यूड क्या होगा? K²/L²। ओके, ध्यान है ना? ऐसा सवाल तो हमने, देखो ये इस पर इधर फोर्स लगाना होगा, ये इस पर इधर फोर्स लगाना होगा। ये 60 डिग्री का एंगल, तो ये भी कितना आएगा? 60 डिग्री का।
फोर्स कितना होगा ये वाला बेटा, के क्यू स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। ये भी कितना होगा, के क्यू स्क्वायर बाई, समझ में आया, के क्यू वन क्यू टू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, तो इस पर हमने कहा भाई इस पर दो फोर्स लग रहे हैं, एक F1 और एक F2, और F1 और F2 का मैग्नीट्यूड सेम है ना, क्योंकि चार्जेस के पेयर सेम है और डिस्टेंस भी क्या है, सेम। क्या है बोल वो, के क्यू स्क्वायर बाई, अब दो वेक्टर जो कि 60 डिग्री पर हैं और उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट क्या आता है, तो एफ नेट क्या होगा बोल जल्दी से, √3 के क्यू स्क्वायर बाई, डायरेक्शन क्या होगी, बाइसेक्ट करेगा, करेगा ना, अरे करेगा, तो डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग दी, जो ये लाइन बनती है जिसको हम क्या कहते हैं, इसकी क्या कहते हैं इनको, ये जो इसकी मीडियंस बनती है ना, मीडियन के अलोंग आएगी। ओके बेटा, क्लियर, बाइसेक्ट करेगा 30-30 डिग्री का मसल आएगा, क्लियर है, अरे आना बोल। तो ये 11th पढ़ने का फायदा, अगर आपने 11th पढ़ी तो आपको बहुत सारी बेसिक चीजें आती है समझ में। इस क्वेश्चन को करने में आपको कुछ भी नहीं नई चीज सीखी, आपने सिर्फ ये सीखा फोर्स को के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर लिखते, बाकी तो जोड़ा तो आपने वेक्टर ही ना, कि यार ये और ये दोनों वेक्टर सेम है, 60 डिग्री पर लग रहे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर, यानी इनका रिजल्टेंट क्या आना चाहिए, √3 टाइम्स आना चाहिए। नहीं बेटा, टेन अल्फा का फॉर्मूला यहाँ पर ये थोड़ी लगाओगे, यहाँ तो फिर वो लगेगा ना F1 और F नीचे, ठीक है, ये वो थोड़ी है 90 डिग्री पर थोड़ी है ये नीचे भी, ठीक है, ठीक है, ये तो याद रखना ही कि इक्वल मैग्नीट्यूड में हमेशा ही बाइसेक्ट करती है कोई सा भी एंगल हो, ठीक है, क्लियर, अरे बोल। देखिए एक स्क्वायर है साइड एल का, हर्षिता सुन ले, स्क्वायर है, अब मत पूछना क्या है, ठीक है, ओके, इस पर वर्टिसेस पे रख रखे हैं वही चार्ज क्यू 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 और क्यू, और फिर से वही का नेट फोर्स ऑन एनी वन चार्ज, बोल क्या होगा, गलत, अरे 3 फोर्स लगेंगे यार, एक वो इस पे लगाएगा, हाँ वो भी तो लगाए, करो करो करो, हाँ बिल्कुल सही करिए, √2a होता है, लेकिन a नहीं है या l है, तो √2l हो जाएगा, ठीक है, जीरो तो हो ही नहीं सकता बेटा, सोच लॉजिकली, कि तीनों बेसिकली ये आ रहे हैं, ये रिपेल करेगा, ये भी रिपेल करेगा और ये भी रिपेल करेगा, 3 फोर्स जब एक क्वाड्रेंट में हो तो उनका सम कभी भी जीरो नहीं हो सकता, दो का रिजल्टेंट तीसरे को बैलेंस करे तभी तो होगा ना, तो एक क्वाड्रेंट में तेरे पास मल्टीपल फोर्स लग रहे हो ना बेटा, अगर 90 डिग्री से, उनका सम कभी भी जीरो नहीं आ सकता, आएगा कुछ ना कुछ, ठीक है, जीरो होने के लिए तो किसी एक को उल्टी तरफ तो जाना पड़ेगा ना, ठीक है, तो तीनों एक डायरेक्शन में फोर्स, जीरो तो कतई नहीं हो सकता, ठीक है, तीनों फोर्स लिखो पहले और फिर उनको जोड़ो, एक का तो आएगा मुझे नहीं पता, करो कोशिश, तीनों फोर्सेस लिख लो आप, तो बेसिकली ये भाई ये 1 है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 का फोर्स है, ये 2 का फोर्स है, ये 3 का फोर्स है, ठीक है, तीनों का रिजल्टेंट लिखना है, तीनों का वेक्टर सम करना है, पहले इनके मैग्नीट्यूड तो लिखो, 1 2 3 के कितने होंगे, 1 और 3 का सेम आएगा, आएगा क्या, अरे बोल कितना आएगा 1 और 3 का, जल्दी बोल, F1 का मैग्नीट्यूड बराबर होगा F3 के कितना होगा, अब √2 के क्यू स्क्वायर अपॉन एल, और F2 का बोल क्या होगा मैग्नीट्यूड, के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितनी है बोल, डायगोनल कितना होता है, साइड को √2 से मल्टीप्लाई कर देते तो डायगोनल बन जाता है ना, तो ये डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की बोल, इसका स्क्वायर कर दो नीचे, क्या बन जाएगा, क्या यहाँ तक सबको समझ में आ गया, अरे बोल, अब जोड़ना है तेरे को इन 3 वेक्टर को, क्या तरीका होता है 3 वेक्टर को जोड़ने का, 2 के रिजल्टेंट से तीसरे को जोड़ देते हैं या कंपोनेंट बनाते हैं, कौन सा आसान पड़ेगा, यहाँ पर 2 90 डिग्री वाले हैं हमारे पास, उनको आसानी से जोड़ा जा सकता है,
किस किस को आसानी से जोड़ सकता हूँ? 1 और 3 को जोड़ सकता हूँ क्योंकि इक्वल भी है और 90। तो बोल 1 और 3 का रिजल्टेंट लिखूं तो क्या लिख दूंगा? इतनी बातें तुम्हें आती है तो फिर बाकी का क्यों नहीं आ रहा भाई? बिल्कुल आसान सी बात है। बोल 1 और 3 का क्या हो जाएगा? √2 KQ² बाई डायरेक्शन। बोल इसकी क्या आएगी? बाइसेक्ट करेगा है ना। 90 को बाइसेक्ट करके बनाता हूँ। बोल कहाँ जाएगा? 45 यानी कहाँ जाएगा? डायगोनल किस पर जाएगा? तो क्या ये मेरा F13 आएगा? बोल F13 और F3 एक ही डायरेक्शन में आगे आगे क्या आगे क्या? उनको जोड़ना तो बस सिंपल जोड़ना है। ठीक है जोड़ दे। क्या हो जाएगा? बोल क्योंकि F13 एंड F2 इज इन सेम डायरेक्शन। बोल है क्या? अरे हाँ ना बोल। तो बोल एफ नेट क्या हो जाएगा? जल्दी बोल क्या हो जाएगा? इसको और इसको जोड़ दो। ठीक है इसको और इसको। बोल क्या आ जाएगा? KQ² बाई L²। और यहाँ क्या बचा बेटा? बोल √2 + 1/2। ओके क्लियर? क्योंकि इसको और इसको जोड़ना ही तो है मेरे को। अब सिंपल जब एक डायरेक्शन में तो KQ² बाई L² कॉमन आ गया। अंदर क्या बचा? √2 + 1/2। अब एल्शियम लेके लिख दे चाहे कैसे भी करके लिख दे। एंड रिजल्ट ये क्लियर। सेम क्वेश्चन है ना किताब में बस। अच्छा यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता? ठीक है चल कर ले। इधर देख फटाफट से इसी क्वेश्चन को तो लिख लेना और इसको ऐसे करके देख ले। ये क्यू है ये क्यू है ये क्यू है लेकिन ये माइनस क्यू है। और मेरे से कहा कि इस पर नेट फोर्स बताओ क्या होगा। ठीक है वो एल साइड का स्क्वायर है। इस पर नेट फोर्स लिखना है। हाँ साइन चेंज होने से क्या होगा? बड़े में से छोटे को घटाना पड़ेगा। बोल बड़ा कौन सा होगा? √2 वाला बड़ा होगा कि वो बड़ा होगा? होगा भाई। इधर देख ध्यान से। इसको का 1 इसको का 2 इसको का 3 यही हुआ। अब की बार बोल 1 कैसे लगा? ऐसे। 3 कैसे लगा? ऐसे। लेकिन 2 कैसे लगा? ऐसे। यही हुआ। आ गई बात समझ में? बोल क्लियर। 1 और 3 का रिजल्टेंट ये आया। ध्यान है कितना आया था? ये 13। बोल F13 कितना आया था? क्या ये यहां तक सबको क्लियर था? अरे ध्यान है ना। और F2 कितना था हमारा बेटा? KQ² ठीक है माइनस मतलब डायरेक्शन अपोजिट है ना। ठीक है अब बोल क्या करूं? अपोजिट है तो बड़े में से छोटे को घटाऊं। ये बड़ा की ये बड़ा? ऊपर वाला बड़ा। ओके यानी एफ नेट अब मेरा क्या होगा? बोल KQ² बाई L² √2 माइनस का 1/2। आ गई बात समझ में? डायरेक्शन बोल रिजल्टेंट फोर्स की। अरे जो बड़ा जीता उसी की तरफ। ठीक है तो किधर आएगा? बोल इस पर नेट फोर्स किधर लगेगा? ये लगेगा ये लगेगा। ये एफ नेट की डायरेक्शन है। जो जीतता है उसी की डायरेक्शन तो आता है रिजल्टेंट फोर्स। ओके आ गई बात समझ में? क्लियर? नीचे और देख लिया?
एल साइड के स्क्वायर पर ये हमने एबीसीडी वर्टिसेस पर कुछ चार्जेस रखे हुए हैं, आपको दिख रहे हैं कैसे चार्ज रखे हुए हैं, ठीक है। ये माइनस क्यू, ये माइनस क्यू, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू। और आपसे कहा दी नेट फोर्स ऑन चार्ज एट डी विल बी इन डायरेक्शन। इसका सेंटर भी मार्क कर लो चाहो तो, ये ओ है सेंटर। पहली चॉइस along DA, second choice along DC, third choice along OD towards center, और choice number D along OD away from center। बोलो टुवर्ड सेंटर, अलोंग सेंटर, मतलब अवे फ्रॉम सेंटर किधर होगा और क्या होगा, फटाफट सोच के बताओ। सिर्फ ये पूछा है इस पर नेट फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। अलोंग दी सेंटर आती है भाई। देखो इधर ध्यान से, फिर से वही चीज, ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, रिपेल। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा जो कि √2 टाइम्स होगा, इससे बड़ा होगा। ओके, यानी नेट फोर्स किधर आएगा, टुवर्ड्स सेंटर, अलोंग ओडी टुवर्ड्स सेंटर। तो कौन सा ऑप्शन होगा, अलोंग ओडी टुवर्ड्स सेंटर। अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड हम लिखे तो एग्जैक्टली यही आएगा। क्या क्या होगा, √2 माइनस 1/2। क्लियर बेटा। चलो आज के लिए इतना ही करते हैं, ठीक है। हर्षवर्धन की जान में जाना है ना।